नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। पहला प्रश्न सेनापति का है। आपके ही एक एपिसोड के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपने हाल के एक एपिसोड में बंगाल में बीजेपी नेताओं के नए जोश और आत्मविश्वास के बारे में बात की थी। क्या वे सिर्फ ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, लगातार 3 बार सत्ता में रहने के कारण हुँ। जिस तरह से लोगों की नाराज़गी, और या वो ध्रुवीकरण पर ही निर्भर है? या क्या उनके इस आशावाद के पीछे कोई और ठोस वजहें भी हैं, जैसे कि ज़मीनी स्तर पर उनकी मजबूती या फिर आरएसएस की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है, ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी वो सही है, ध्रुवीकरण भी होगा ही, तो ये तो पुरानी है बीजेपी की राजनीति वहाँ पे। लेकिन जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहा है, इसमें एक एसआईआर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, जिसमें क 75 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम कट चुका है। तो जैसे एसआईआर के पहले था बंगाल में करीब 7.6 करोड़ वोटर्स थे, ये ऑलरेडी 6.4 करोड़ हो चुका है। जब एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट आया था, उसमें आपको याद होगा कि उसमें करीब 63-64 लाख वोटर्स के नाम हुँ। डिलीट हो गए थे, क्योंकि वो या एब्सेंट थे या शिफ्ट कर गए थे या डेड थे या डुप्लीकेट वोटर्स थे। तो 63-64 लाख उसमें चला गया। फिर 60 लाख गया है एडजुडिकेशन में। तो एडजुडिकेशन में अभी तक जो हुआ है, इनका 30-32 लाख का किया है, उसमें से 13 लाख वोटर्स के नाम और डिलीट हो गए। तो ऑलरेडी करीब 10% वोटर्स लिस्ट से बाहर हो गए हैं नाम। और अभी भी करीब 30 लाख का 30 लाख का और एजुकेशन होना है, तो कुछ और कटेंगे। तो बीजेपी का ये, मैं बीजेपी के लीडर्स की बात कर रहा हूँ, या मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि उनका जो विश्वास इसमें है कि वो कहते हैं कि इनमें से ज़्यादातर जो है इसमें, मतलब मोस्टली इसमें तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो डुप्लीकेट वोटर्स थे या डेड थे, उसके नाम पे ही वोट पड़ा करते थे, वो अब नहीं पड़ेगा। जो एब्सेंटी हैं, उनके बदले में जो होता था, या शिफ्ट कर गए उनके बदले में जो वोट्स हुआ करते थे, वो अब नहीं पड़ेगा। तो इनको लगता है कि अगर 10% वोट गया है, मोस्टली तृणमूल कांग्रेस को जिस तरह के वोट पड़ते थे, उसका मोस्टली उसमें गया है। और ये भी सच्चाई है कि इसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज का काफ़ी ज़्यादा संख्या है। अभी हमारी भी रिपोर्ट आएगी, जब तक आप देख रहे होंगे, तब तक हमारी मौसमी दास गुप्ता, हमारी कॉलीग हैं, वो वेस्ट बंगाल में ट्रैवल कर रही हैं। वो बॉर्डर एरियाज में घूम रही थी। हुँ। तो वहाँ पे बहुत लार्ज परसेंटेज जो है, जिनका वोट डिलीट हुआ है, वो मुस्लिम है। तो अब हर एक घर में, जैसे वो एन्क्लेव में गई थी वो उसमें, तो उसमें भी हर एक घर में उनको, मतलब एक न एक उसमें जिसका नाम कटा हुआ है। तो ये जो बीजेपी का कन्विक्शन है, वो फील्ड से भी देखिए, इलेक्शन कमीशन कोई रिलीजन वाइज़ डेटा तो देती नहीं कि मुस्लिम्स का कटा या हिंदू का कटा। लेकिन जो फील्ड में जाके जो देखने में आ रहा है, उसमें है कि लार्ज माइनॉरिटी का बूथ काफ़ी, लेवल पे। हाँ, मतलब फील्ड से काफ़ी दिख रहा है कि उनका काफ़ी कुछ कटा है। तो ये बीजेपी के लीडर्स जो आपको बताते हैं कन्विक्शन की, जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स कहते हैं, उसमें कुछ लग रहा है कि वो सच्चाई है। एक तो ये इनके कॉन्फिडेंस का कारण है। दूसरा होता था कि इनका कहना है, अगेन मैं बीजेपी का कहना कह रहा हूँ, जो बीजेपी कहती है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैं, जी। इनका बेसिकली था कि जो एक जो बूथ पे ज़बरदस्ती जो होती थी दादागिरी करके, अब अपोज़िशन पार्टी के या दूसरे पार्टी के वोटर्स को नहीं आने देंगे, नहीं वोट करने देंगे। प्रशासन की मिलीभगत होती थी। एलिजिडली मैं कह रहा हूँ, जो आपके बीजेपी के नेता कहते हैं। वो अब नहीं होगा, बिकॉज़ आपने देखा कि मास स्केल पे, जितने लार्ज स्केल पे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं। मतलब चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके हुँ। आपको वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, इतने ट्रांसफ़र्स हुए हैं। वहाँ के रेंज के जो कमिश्नर्स होते हैं, हुँ। तो सबको हटा के पार्टी को लगता है, यहाँ बीजेपी को, कि शायद हमारे मतलब अभी जो नए अधिकारी आए हैं, उनका वहाँ रूलिंग पार्टी का वो उस तरह से नहीं चलने देंगे जो ग्राउंड पे होता था पहले। और बीजेपी के लिए वो फेवरेबल होगा, वो जो एक नया जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आया है। तो एक तो हो गया आपका एसआईआर एक्सरसाइज, जो बीजेपी को लगता है काफ़ी फ़ायदा हुआ है। दूसरा इनको लगता है, जो बीजेपी के नेता कहते हैं, अगेन ये हमारी राय नहीं है, मतलब एलिगेशन की बात कर रहा हूँ, जो उनका कहना है कि पहले जो प्रशासन जो है, सो ये सपोर्ट करते थे रूलिंग पार्टी को। तो अब इसमें आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे डीजीपी से लेके चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और सबका लार्ज तबादला। स्केल पे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। तो इसमें
बीजेपी के नेताओं को लगता है कि पहले जिस तरह से होता था इलेक्शन के समय में, हम्म, वो अब नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी जिनका कि शायद कोई एक अपना एक पॉलिटिकल लीनिंग्स होगा, या शायद जो रूलिंग पार्टी की बात मानते होंगे, शायद वो ऐसा नहीं हो, एक उनका ये कन्विक्शन है। और इससे इनको और भी लगता है, हालांकि इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कि इनको जो एक लग रहा था हमेशा कि देखिए, बीजेपी के सिंपैथाइजर्स भी होते हैं, तो पहले वो वोट करने के लिए नहीं निकलते थे, क्योंकि हमेशा एक डर लगा रहता था कि अच्छा, आज तो वोट कर दिया, लेकिन अगर चुनाव हम्म, में फिर कहीं दूसरी पार्टी आ गई, बीजेपी नहीं आई तो क्या पावर में, होगा? तो फिर उनका क्या होगा? तो ये बहुत, मतलब आपका पार्लियामेंट्री फोर्सेस के सॉरी, पार्लियामेंट्री फोर्सेस का जो प्रेजेंस वहाँ पे बहुत काफ़ी बढ़ा के, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में चेंज करके, इनको लगता है कि शायद वो अब उनमें भी इतनी हिम्मत आई होगी कि जो बीजेपी को वोट करना चाहे, शायद निकल के वोट करें। मैं फिर से दोहरा दूँ, मतलब इस सवाल के बारे में, कि ये सारा का सारा जो मैं कह रहा हूँ इस पे, ये वो कह रहा हूँ जो बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। इसमें हम अपनी तरफ से हम ये सब नहीं कह रहे हैं। जी, ये इनपुट जो आपको हुँ, दिया गया हुँ। है बीजेपी की तरफ से। राहुल चौधरी जानना चाहते हैं, पिछले दिनों जब लोकसभा स्पीकर पर इम्पीचमेंट चला, तब डिप्टी स्पीकर की कमी साफ नजर आ रही थी। बीजेपी परंपरा से हटकर अपनी पार्टी या गठबंधन में से भी किसी को डिप्टी स्पीकर बना सकती है, जैसा कि 1996 में से पहले होता था। तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या इतने सालों तक किसी संवैधानिक पद को खाली रखना उचित है? देखिए, इस पे जब भी हम लोग बात करते हैं सरकार में, या जो भी उस तरह के जो डील करते हैं चीज़ों का, हमेशा वही होता है कि मतलब क्या ज़रूरत है? हुँ, सब चल ही रहा है। वैसे भी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का एक आपका एक पैनल होता है, जो कि स्पीकर नहीं है, तो फिर वो प्रिसाइड करते हैं। जबकि ये सही कह रहे हैं कि संवैधानिक एक पद को आप नहीं भरना, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना, कि ऐसा भी नहीं कि अपने किसी अलायंस पार्टनर का नहीं ला सकते। तो देखिए, पहले भी एकदम बीजेपी कर सकती है। आपने देखा 2014 से 2019 तक थंबीदुराई थे एआईडीएमके के, वो डिप्टी स्पीकर थे। तो हालांकि ये कह सकते हैं कि जब 2014 में जब तमिलनाडु, तो उस समय एआईडीएमके डीएमके में, सॉरी, एनडीए का पार्ट नहीं थे। जी। अभी इनको ओपनली करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कोई रोक लेगा, बिकॉज जनरली कन्वेंशन है, एक परंपरा रही है कि अपोजिशन की तरफ से, जो रूलिंग अलायंस नहीं है उसके बाहर से डिप्टी स्पीकर हो। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनली बोला नहीं गया है कि आपका अपोजिशन की तरफ से आएगा। तो सरकार चाहे तो, अब ठीक है, क्रिटिसिज्म होगा, आलोचना होगी, लेकिन चाहे तो सरकार कर दे उसमें। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है। जी। लेकिन हमें, हमारी जब बात होती है सरकार से इस बारे में, जब सरकार के जो भी लोग होते हैं उनसे जब पूछते हैं, उनको वही कहने की क्या जरूरत है इसको करने का, काम चल ही रहा है, तो क्यों लाएं? तो अननेसेसरी क्यों इशू को एक नया करें? चाहे तो ला सकते हैं, मतलब अगर एनडीए का ही किसी को ले आए, तो पॉसिबल है, मतलब कौन रोकेगा उनको? हुँ। नंबर्स हैं उनके पास में। लेकिन अननेसेसरी वो उस पे जो है सो मामला, फिर एक पूरा राजनीति उस पे होनी शुरू हो जाए, काफ़ी सरगर्म अपोज़िशन से काफ़ी अटैक होना शुरू हो जाएगा, इसलिए शायद वो अवॉइड कर रहे हैं। आइडियली इनको अपोज़िशन से किसी को लेके डिप्टी स्पीकर को देना चाहिए, जो ये देना नहीं चाहते हैं। जी, सोहम रॉय का एक बहुत लंबा प्रश्न है, 3 भागों में है। मैं पहले के साथ हुँ, शुरुआत करना चाहूँगी। वो जानना चाहते हैं कि जो असम चुनाव को लेकर उनके 2-3 सवाल हैं। पहला, ज़मीनी स्तर पर जो एक अरुणोदय योजना आई, वो कितनी असरदार रही? क्या आपको लगता है कि यह बीजेपी को वैसे ही चुनावी फ़ायदा दिला सकती है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने दिलाए थे? पिछले कुछ चुनाव में सीधे नकद पैसे देने वाली जो योजनाएँ हैं, उससे बीजेपी को कुछ ज़्यादा ही, वो कहते हैं, फ़ायदा होता दिख रहा है। क्या असम भी इसी राह पर चलेगा, या राज्य की अपनी अलग पहचान की राजनीति इस असर को कम कर देगी? देखिए, उसमें अरुणोदय का इम्पैक्ट तो है ग्राउंड पे। अभी नहीं, फिलहाल में नहीं गया हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ, लेकिन कुछ महीनों पहले तक जो है वहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा था। एक जनरल जो एक सरकार का एक गुडविल जो होता है जनता में, वो जी, अरुणोदय का उसका इम्पैक्ट तो है। और इस बार भी पूरा मिला के बिहू बोनस और मिला के 9,000 करीब कर दिया। कई महीनों का, 40 लाख कई कई महीनों वुमेन का को। इन्होंने अरुणोदय का जोड़ दिया, और 4,000 एक्स्ट्रा बोनस के तहत 9,000 अकाउंट में गए हैं। और ये हम देख रहे हैं स्टेट आफ्टर स्टेट, जब सरकार देती है सीधे आपके अकाउंट में जो कैश आता है, हुँ, तो रूलिंग पार्टी को फायदा कई स्टेट्स में आपने होते हुए देखा है इसका। हालांकि ये कहना कि रूलिंग पार्टी ने शुरू किया है इसको, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा स्टेट असेंबली इलेक्शन में एटलीस्ट। क्योंकि आपको याद होगा कि ये शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश से, हुँ, जब कांग्रेस ने गारंटीज लाने शुरू कर दी थी। गारंटीज जब कांग्रेस ने अनाउंस किया था,
कर्नाटक में देखा उनका गारंटीज हुआ, तो इससे जो कांग्रेस का फायदा होना शुरू हुआ, जबकि अपोजिशन में कांग्रेस थी तब इन्होंने गारंटी सारा जो है प्रॉमिस किया था, उसका फायदा हुआ था। तो उससे बीजेपी ने उस समय तक प्रधानमंत्री मोदी लगातार रेवड़ी कल्चर कितना खतरनाक है देश के लिए, रेवड़ी कल्चर को काफी कुछ बोलते रहते थे। लेकिन जब कांग्रेस को उन्होंने फायदा होते हुए देखा तो बीजेपी ने भी पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया। तो ओरिजिनली ये कल्चर कह सकते हैं कि शुरू हुआ होगा रेवड़ी वाला, मतलब असेंबली इलेक्शन में और अब कांग्रेस ने शुरू डीबीटी का किया, नाम दे दिया अब है। बीजेपी ने पूरी तरह से उसको जो है सो टेक ओवर कर लिया है। इस चुनाव में ये कितना इम्पैक्टफुल होगा देखना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 9,000 रुपीज, अब बिहार में आपने देखा 10,000 जब लोगों के अकाउंट में गए, रिजल्ट में कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तो इसका भी मतलब गोइंग बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस और बाकी जो पहले जो असेंबली इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में हुआ, वहां भी देखा आपने इसका जो फायदा हुआ, हरियाणा में आपने देखा, तो अभी तो ये बिहार में भी। बिहार में जी। देखा, तो ये कैश ट्रांसफर का फायदा तो होता हुआ नजर आता है। जी, दूसरा प्रश्न वो जानना चाहते हैं, क्या विपक्ष के पास इन जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदों का मुकाबला करने का कोई भरोसामंद तरीका है? अब तक तो वो कहते हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ने ना तो बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों की बराबरी कर पाई है और ना ही वह चर्चा का रुख महंगाई या रोजगार जैसे दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ पाई है। जैसे मैंने कहा, देखिए जब रूलिंग पार्टी देती है, देखिए अपोजिशन प्रॉमिस करती है, तो प्रोमिसेज में भी, मैंने हिमाचल प्रदेश पिछले इलेक्शन की बात की और कर्नाटक की पिछले इलेक्शन की बात की, कि प्रोमिसेज में अपोजिशन के प्रोमिसेज से जनता उस पर स्विंग तो हुई, लेकिन उसके बाद से देख रहे हैं कि जब सरकार दे देती है, एक तो हुआ प्रॉमिस और दूसरा हुआ कि आपके अकाउंट में आ गया, हुँ, तो रूलिंग पार्टी को फायदा होता है। इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं अगेन, तो जैसे आपने देखा बिहार के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम 40,000 दे देंगे। पॉइंट है कि कब तक, कितना, कहाँ कहाँ तक बढ़ाते रहेंगे, बिकॉज आपने जो स्थिति देखी हिमाचल से लेके कर्नाटक से लेके, जो हालत है सरकारों की, उनकी स्टेट फाइनेंसिंग इतनी बुरी हालत है, बहुत मुश्किल है इसको सस्टेन करना, बिकॉज हर एक इलेक्शन में आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा। अब आपने देखा कि डीएमके ने भी, उन्होंने भी अपना कुछ कैश ट्रांसफर जो है अलग अपने स्कीम के अंदर में जो है सो एक साथ कर हुँ। दिया, उन्होंने भी लेके 5,000 रुपये उन्होंने कर दिया, तो उस पर एआईडीएमके प्रॉमिस कर दिया 10,000 जो है सो एक स्पेशल, एक उनको जो है सो असिस्टेंस की महंगाई है ये है, उसमें 10,000 हम देंगे। ये रेस चल पड़ा है, उसको आप रेस टू द बॉटम कह लें। कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक सस्टेनेबल होगा, ये कहना मुश्किल है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसका पीआईएल पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जितने, शायद मार्च में इसी महीने हियरिंग होनी थी, हुई नहीं है, लेकिन जितनी सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि इस मतलब होता क्या है कि पूरा एक एंटी डेवलपमेंट टाइप का ये हो गया है कि सारा का सारा फोकस है कहाँ से पैसे निकाल के हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें। तो एक क्रिटिकल जो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, उस पे उसके लिए पैसे इनके पास बच नहीं रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति एकदम बदतर होती है, फाइनेंसिस की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गोल्स के लिए हुँ। राजनीति चल रही है अभी तक। अपोजिशन कैसे काउंटर कर पाएगी, फिर देखिए इसमें तो काउंटर नहीं कर पाएगी, बिकॉज अगर आप सरकार के बाहर हैं तो जब किसी के अकाउंट में पैसा आ रहा है आप तो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। आपको एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म आपको पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा और उसमें आपको कहीं न कहीं इससे निकलना पड़ेगा। अभी तक अपोजिशन के पास मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दिख नहीं रही है इसको लेके। जी। या फिर कोई ऐसा समय आएगा कि शायद वोटर्स को लगेगा कि काफ़ी हो गया, वोटर्स से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए कि ये मतलब हमारी टैक्स पेयर्स का पैसा लेके ऐसे बाँटते रहते हैं हमारे वोट लेने के लिए। अब वो अभी तक कहीं किसी स्टेट में हमें दिखा नहीं है। इनका आखिरी और तीसरा प्रश्न, वो कहते हैं, कांग्रेस सीएए एनआरसी के मुद्दे का फायदा उठाने में नाकाम क्यों रही? यह मुद्दा 2019-20 के आसपास बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाता दिख रहा था। क्या इस मुद्दे की अहमियत कम हो गई है या फिर बीजेपी ने राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में बदलने में ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है? अब देखिए आपने देखा अभी बंगाल में सॉरी असम में बीजेपी सीएए की बात भी नहीं कर रही है। जी। एक बार असम इलेक्शन होगा तो फिर अब काफ़ी इस पे चर्चा सुनेंगे। बंगाल में चूँकि वहाँ पे मटुआ वोटर्स में उसको हम्म। कुछ अपील हो, हम्म। लेकिन अभी असम में बीजेपी काफ़ी उसको ठंडे बस्ते में। ठंडे में उस पे बात ही नहीं कर रही है उसमें। लेकिन ये नहीं है कि अब देखिए जैसे दो पार्टियाँ या 2 बड़े चेहरे जो निकल के आए सीएए प्रोटेस्ट के बाद, ये लुरिनज्योति गोगोई और अखिल गोगोई। ये सारे मतलब एंटी सीए जो एक चला असम में, उससे निकल के ये लोग पैदा हुए उसमें। सीट एक ही मिला, मतलब अखिल गोगोई को मिला, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट था। इस बार ये 3 गोगोई के साथ आने के बाद अब सीए की वैसे ओपनली इस तरह से डिबेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक अंडरकरेंट उसका जो है इसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं,
कितना काम करेगा पता नहीं इस पे, लेकिन कोशिश तो है। बिना उसको ओपनली एक, अब इतने सालों बाद अब इस पे कोई आपको दोबारा से आप स्ट्रीट पे तो हिट नहीं कर सकते आप। तो वो इश्यू ऑलमोस्ट उस तरह से खत्म है, मतलब ऊपर से पूरा खत्म। अंडर करंट से अगर कुछ बचा होगा तो कांग्रेस शायद इसका फायदा उठाना शुरू करेगी, जैसे गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई ये सब आए हैं, तो देखिए क्या होता है। सृजन रावत का प्रश्न है, वो भी आपके एक जो पुराना एपिसोड है पॉलिटिकली करेक्ट में, उन उसमें आपने कहा था, वो कहते हैं कि बीजेडी के पास दूसरी पंक्ति का कोई नेतृत्व नहीं है और नवीन पटनायक के रिटायर होने के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी और बीजेपी इसे अपना गढ़ बना लेगी। तो फिर कांग्रेस राज्य की राजनीति में अपना हिस्सा पाने की योजना क्यों नहीं बना रही है, वो जानना चाहते हैं। और जब बीजेडी का वोट बैंक टूटेगा तो कांग्रेस उसे अपनी तरफ खींचने की सक्रिय कोशिश क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस एक्चुअली देखिए जिस तरह की पार्टी है, मतलब उनको एक, इनके पॉलिटिक्स में एक फ्यूडलिज्म टाइप का आ गया है कि वोटर्स जाएंगे कहाँ। अब इनका है क्या कि बीजेडी टूटेगी तो बीजेडी के नेता के लिए जाने को कहाँ बचेगा, और बीजेडी के वोटर्स कहाँ जाएंगे। एट द एंड ऑफ इट उनको शायद अपोजिशन में आना होगा। अगर वो अनहैप्पी होंगे बीजेपी से तो हमारे पास ही आएंगे। हम्म। अभी एक ये है, जैसे आपने राज्यसभा के इलेक्शन में देखा अभी कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया बीजेडी कैंडिडेट को वहां पे। तो ये एक है कि एक चाह रहे हैं कि हम साथ में आए, और कांग्रेस बीजेडी के अगर वोट शेयर, मैंने अपने पॉलिटिकली करेक्ट एपिसोड में उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उसको इस पे मैं आपको उस पे लिंक हम लोग शेयर कर लेंगे यहाँ पे। उसमें देख लीजिए, जो मैं एक लार्जर पिक्चर जो है बीजेडी का उसमें मैंने डिस्कस किया है। लेकिन कांग्रेस के अप्रोच के बारे में क्या आप उड़ीसा में ही क्यों, महाराष्ट्र में देख लीजिए, तो कई स्टेट्स में देख लीजिए जहाँ कि एक बार कमजोर होने के बाद फिर कांग्रेस कमजोर ही होती चली जाती है। एक एक जो होता है कि जो बीजेपी में भी देखते हैं कि शुरू करते हैं, बंगाल में कभी 10% उनको वोट मिलता है, कभी 10 एमएलएज थे, वहां से 77 एमएलएज तक लेते चले गए, बिकॉज लगातार उनको जहां ओपनिंग लगता है वो अपना एफर्ट जो है सो इंटेंसिफाई करते चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कि और ऊपर बढ़ना है, कैसे करना है। उसमें अगर अलायंस करना हो तो अलायंस कर लेंगे, सर्टेन सेक्शंस को लगेगा कि जो ज़्यादा फेवरेबल होगा उस पे ले आएंगे। सीए टाइप की बात भी अब देखिए, उनको लगा जब बंगाल में है अगर तो मटुआज का जैसे उनको लगा, तो सीए के पीछे एक वो भी एक कारण था। तो एक लेजिस्लेटिव से लेके पॉलिटिकल एक्शन प्लान, इलेक्टोरल प्लान, सारा स्टेट बाय स्टेट बीजेपी में काफ़ी कंसिस्टेंसी होती है करने की। कांग्रेस में है कि एक इंडिविजुअल का, अच्छा ठीक है हमको गुजरात जीतना है तो 2 बार राहुल गांधी चले गए गुजरात, अच्छा ठीक है एआईसीसी हमने, या अब एआईसीसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना देंगे, हो गया हमने कर दिया है, हम्म। उसके बाद भूल जाते हैं वहाँ पे। तो अब जैसे कांग्रेस की एक्टिविटी देखिए अब गुजरात में, अब पिछले इलेक्शन के बाद से अभी तक कांग्रेस का अब कोई एक्टिविटी नहीं नहीं नजर आएगी आपको। कोई एक स्ट्रीट पे कोई आपको एजिटेशन करते हुए नहीं देखेंगे। वो बीजेडी का वहाँ वहाँ भी वही देख रहे हैं आप उड़ीसा में। उनको केवल लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जब होगी, एंटी इनकम्बेंसी में तो ऑल्टरनेटिव एक हम ही हैं, वोटर जाएगा कहाँ। बार बार चुनाव हारते चले जा रहे हैं, कई स्टेट्स में एकदम खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एटीट्यूड चेंज नहीं होता कि फाइनली ऑल्टरनेटिव तो हम ही है। तो यही एक बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम वही है। उड़ीसा में ही है कि बीजेडी जी। खत्म होगी तो उनके वोटर्स हमारे पास आएंगे। अरे ऐसे नहीं होता। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। श्रीजन रावत का एक और प्रश्न है, वो कहते हैं मैं अपने गृह राज्य उत्तराखंड के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी वहाँ की मौजूदा जो बीजेपी सरकार है, उसको लेकर लोगों का मूड क्या है? क्योंकि 1 साल में चुनाव होने वाले हैं, अगले 1 साल में। और कांग्रेस उत्तराखंड जैसे राज्य में जाति जनगणना को कैसे सही ठहराएगी? क्या यह उनके लिए नुकसानदेह नहीं साबित होगा? नहीं, मुझे लगता नहीं कांग्रेस के बारे में बात करेगी जाति जनगणना का। वैसे भी आप देखें, अगर नेशनली भी देखें तो जितना जोर शोर से राहुल गांधी और कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही थी, वो जोर शोर आपको अब नहीं दिखता। हुँ, तो मुझे लगता नहीं उत्तराखंड में उसकी बात भी करेंगे। हुँ। दूसरी बात, उत्तराखंड सरकार की बात करें तो आप कहने को वही पोलराइजिंग, हमने पहले भी मेरे ख्याल से एक एपिसोड में हमने बात की बात की है। है कि यही जी। सारा कुछ पोलराइजेशन के नाम सरकार का वहाँ पे चल रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद। जी। थूक जिहाद क्या-क्या उसी पे जी। करते रहते हैं। अब सारा फोकस उस पे, एक लार्जर एक डेवलपमेंट के नाम पे कोई फोकस नहीं देखेंगे उस सरकार का। बट अगेन वही प्रॉब्लम है, कांग्रेस वहाँ पे अगेन कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा वहाँ पे अभी जो स्पॉन्टेनियस जो यंगस्टर्स का जो हुँ, कई एजिटेशंस वहाँ पे हो चुके हैं। हुँ। एग्ज़ाम्स को लेके। जी। एग्ज़ाम्स को लेके, मतलब उसमें, और
लेकिन पार्टी आपको कांग्रेस कहने को बीजेपी वाले एलिगेशन लगाते थे शायद ये अपोजिशन करवा रही है, लेकिन ऐसा अपोजिशन का कोई प्रेजेंस नहीं है, उसको उस पे बिल्ड बिल्ड नहीं कर पाया उसको लेके। तो कांग्रेस वही कर रही है उत्तराखंड में, जो कि जबकि वहाँ पे उत्तराखंड में अब आप बाइपोलर पॉलिटी है, वहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है। मतलब बीएसपी जाती है, लेकिन बीएसपी का हार्डली उसका उसका इम्पैक्ट नहीं है उस तरह से। तो लेकिन जहाँ बाइपोलर है, वहाँ भी कांग्रेस वही कर रही है जो कि उड़ीसा में कर रही है, या जो महाराष्ट्र में कर रही है, और जो गुजरात में कर रही है। बेसिकली कुछ नहीं कर रही है फिर वहाँ पे। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, क्या आपने ब्रजेश पाठक की हाल की टिप्पणियों पे गौर किया है? उसको आप कैसे देखते हैं? खासकर जो ब्राह्मणों और शंकराचार्य से जुड़ी टिप्पणियाँ हैं उनकी। वो प्रिंट की भी एक रिपोर्ट के का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि योगी, प्रिंट की रिपोर्ट में कहा गया, उनसे खुश नहीं हैं। उन्हें केपी मौर्य की तरह विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी नहीं भेजा गया था। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में फेरबदल होने पर बीजेपी उन्हें हटा देगी? नहीं, पहली बात नो, इसका मुझे कोई चांस नहीं देखते। पहली बात, उन पे हाई कमांड का बड़ा हस्त है, हुँ। थोड़ी ब्लेसिंग है उनके ब्रजेश पाठक को हाई कमांड के। तो योगी आदित्यनाथ खुश हों नाखुश हों, ब्रजेश फ़र्क नहीं पाठक को, पड़ता। हाँ, ब्रजेश पाठक पे फर्क नहीं पड़ रहा। वो क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई जरूरत है तो उनको आप देखेंगे दिल्ली आके बैठे हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर चले हुँ, जाते हैं। तो जी, उनका कुछ नहीं हो रहा। दूसरा ये भी है कि देखिए, अभी एक जनरली जो एक वहाँ पे यूपी में लोग दिखाने की कोशिश करेंगे ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। अब जब इस तरह का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें तो कोई, अब डिप्टी सीएम आपका ब्राह्मण हो, उसमें तो ड्रॉप करने का वो करेंगे नहीं आप। और हटाना, डंप करना, अब योगी आदित्यनाथ खुश हो नहीं हो, लेकिन उनका अपने एक स्टाइल वो जो देखा है कि ये नहीं है कि किसी मिनिस्टर ने कुछ कर दिया तो उसको हटाओ। क्योंकि बीजेपी में अभी भी अब योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े उभर के जितने भी नेता आए होंगे, लेकिन अभी हाई कमांड जो चाहती है उसके खिलाफ वो कुछ नहीं करते। तो अगर हाई कमांड का किसी के ऊपर ब्लेसिंग है, किसी नेता के ऊपर, तो उसको योगी आदित्यनाथ हाथ नहीं डालेंगे। संकल्प का प्रश्न है, वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश अपनी, वो कहते हैं, कल्याणकारी योजनाओं के बोझ तले दबकर लगभग दिवालिया हो चुका है। असम चुनाव के दौरान किसी न किसी मौके पर मोदी ज़रूर हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस द्वारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने और अपनी गारंटियों को पूरा न कर पाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलेंगे, वो कहते हैं, आगे आने वाले दिनों पे। क्या इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कांग्रेस के लिए काम करेगी, खासकर आज के ज़माने में? और जब कांग्रेस 2027 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो उसके मन में क्या रणनीति होगी? पहले पेट्रोल वाला जो है अभी हुआ नहीं है, एक्चुअली सेस लगाने की बात कर रहे हैं, अभी वो तो बिल ही पास किया है, जी, जो कहते हैं कि 5 रुपए तक आप, 5 रुपीज़ तक आप सेस उस पे लगा लगा सकते सकते हैं। हैं। वो कैप एक उसकी हुआ है। जी, तो पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से। तो वो जी। लगा नहीं है, तो इसलिए इमीडिएटली तो उसका कोई इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। जहाँ तक लार्जर पिक्चर है हिमाचल का, आप देखिए कुछ ही दिन पहले इन्होंने बजट पेश किए थे। सारे देश में या किसी भी राज्य में आप देखें कि हर एक बजट के बाद अगला बजट जो होगा ना, उसको थोड़ा बड़ा बजट होता है। यहाँ आप देखें कि पहली बार आप देखें कि पिछले बजट से इस बजट कम। का साइज़ कम है। करीब 3,500 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। मतलब अगर पिछले बजट में 58,000 प्लस का बजट था, तो इस बार करीब आई थिंक 54,000 समथिंग करोड़ का बजट है फिर से इस बार। तो ये आपको दिखाता है कितनी बुरी स्थिति है। हालाँकि वो कहते हैं कि आरडीजी जो है उसमें 8,000 करोड़ हिमाचल को नहीं मिला और इसलिए हमारा ये सब स्थिति हो रहा है। लेकिन हुँ। पॉइंट है कि आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये ऑप्टिक्स का वहाँ जो खेल खेल रहे हैं अभी भी। अब जैसे कि सीएम का 50% सैलरी जो है, तो 6 मंथ्स के लिए डेफर कर दिया। मिनिस्टर का 30% डेफर कर दिया। ऑफिशियल्स का भी अच्छा 20%, 30% डेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो कि आप लेंगे नहीं, नहीं। मना नहीं कर सकते, डेफर कर हाँ। रहे हैं। तो ये ऑप्टिक्स जो है ना कि जेली देखो ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हुँ। ये ऑप्टिक्स से नहीं चलता, बिकॉज़ रियलिटी है। अब ये थर्ड इनका जो है सो रेवेन्यू डेफिसिट बजट था। जितना आपको रेवेन्यू आता नहीं, उससे ज़्यादा आप खर्च करते हैं। और अभी भी 1 साल बचा है, तो इस बजट का भी अब देखें, कोई कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, कितना अपनी गारंटीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। अब जैसे इन्होंने कहा था कि 1500 रुपीज़ सारे वुमन को वहाँ पे मिलेगा, देंगे। हर एक हाउसहोल्ड में। अब तक नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। हाँ, जिस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे है कि वहाँ लाहौल स्पीति है, उस डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर दिया, बाकी जगह नहीं किया है। फिर जब से बीच में एक टूर करना उन्होंने शाम में शुरू किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम ने, कि कहीं किसी गाँव में जाके रात में जाके देख रहे हैं क्या है। वहाँ पे रैंडमली अनाउंस करते हैं, अच्छा अब से इस ब्लॉक में जो है 1500 रुपीज़ हर एक हाउसहोल्ड में मिलेगा।
प्रॉमिस था आपका कि आप सबको देंगे अक्रॉस स्टेट। अभी रैंडमली जहां हुए वहां बोलते अच्छा इस ब्लॉक में होगा, उस ब्लॉक में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे तो इनका एड हॉक हो रहा है। बहुत एड हॉक करके बोल रहे हैं। और अच्छा एक नया चूंकि अब अगले साल इलेक्शन है तो इस बजट में आप देखेंगे, अब उन्होंने कहा है कि जो एक्सट्रीमली पुअर जो है अब नया कैटेगरी उसमें कर रहा है, उसमें से 1 लाख परिवारों को जो है कि 1500 रुपया पर महीना वहाँ एक वुमन को हर एक परिवार से मिलेगा। अरे ये तो आपका प्रॉमिस इलेक्शन का था, सारे परिवारों को देना था। ये अब नई धीरे 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 कैटेगरी। धीरे इसको श्रिंक करके रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस 300 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री। आप अभी भी वही काम कर रहे हैं, वेलफेयर मेजर्स कह लीजिए, फ्रीबीज कह लीजिए, पैसे नहीं है खर्च करने को, लेकिन प्रोमिसेज अभी भी झड़े, पुराने प्रोमिसेज पूरे नहीं हुए हैं, नए प्रोमिसेज आ रहे हैं। अब इस तरह से आप सरकार चला रहे हैं। चलिए अगले साल इलेक्शन है, अब जनता भी देखते हैं क्या क्या कैसे जी। इसको देख रही है। हमारे एक विनीत शर्मा व्यूअर हैं, हम्म, उनका आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। वो जानना चाहते हैं क्या चुनाव में सोशल मीडिया की बातों पर और राय का क्या कोई असर पड़ता है। वो खासकर कहते हैं कि पिछले 1-2 साल में बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वो कहते हैं सबसे बड़े चुनाव जीतती रही है, सिवाय 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली एक हार के, मतलब जो नंबर रिड्यूस हुए उसकी बात कर रहे हैं वो। तो वोटर असल में इन चैनल से कितना प्रभावित होते हैं, क्या वे जमीनी स्तर पर सचमुच कोई फर्क ला सकते हैं। देखिए इसका मैं दो तरह से एक तो देखता हूँ। जैसे मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं, जनरली मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, तो उसका ट्रेंड मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, बिकॉज उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अब उसमें है कि एक इकोसिस्टम है, एक आपको प्रो गवर्नमेंट वाला इकोसिस्टम है, दूसरा एंटी गवर्नमेंट वाला है। अब एक दूसरे से वो चलता रहता है फाइट। ऐसा नहीं है कि एक के कहने से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट पड़ जाता है, अपना व्यू चेंज कर लेते हैं। बिकॉज सबका अपना एक इकोसिस्टम है, उसी उसी इकोसिस्टम में काम करते हैं, उसी तरह से देखते हैं। काउंटर भी सुन के अपना व्यू को चेंज नहीं करता, अपना अपना व्यू चलाते रहते हैं, पैरेलल में चलता रहता है। तो खैर वो ट्विटर की बात की, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। बिकॉज सुबह से रात तक, अब जैसे कहते हैं ना कि इंडिया के का यूथ, वो 1 GB यूथ बोलते हैं उसको, कि आपके मोबाइल में एक 1 डेटा GB ही। का डेटा आपका लगा हुआ है और सुबह से शाम तक बैठ के आप मतलब सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं आप, हम्म। कहाँ कौन क्या हो रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन का फ्लडिंग हुआ है, तो इम्पैक्ट नेचुरली पड़ेगा अगर सुबह से शाम तक इन्फॉर्मेशन आपके पास आता रहेगा। लेकिन उसके बाद एक होता है कि एक ये जो तो बाहर से आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, एक है लिव्ड एक्सपीरियंस जो जिसको बोलते हैं, जो आप खुद आपके लाइफ में हो रहा है, हम्म, वो वो कितने इम्पैक्ट जो होगा। आप अनुभव करते हैं। जो आप अनुभव करते हैं, जो आप डे टू डे जीते हैं, आपको जो मिल रहा है, तो एक लार्जर बड़ी-बड़ी चीज़ों के बारे में आपका सोशल मीडिया पे हो सके बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, लेकिन लिव्ड एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत वो ज़्यादा मैटर करता है जब आप वोट देने जाते हैं तो। जी, हमारे व्यूअर्स के सभी प्रश्नों का हुँ। जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह के लिए भी हमें और प्रश्न जरूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।